हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले टॉप एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस डीप डाइव क्लास में हम 1951 से लेकर 2017 तक की पूरी आर्थिक यात्रा को समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स एसएससी, यूपीएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी। अब इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि 1938 से 1950 का दौर कैसा था, क्योंकि पहली योजना पर आने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आउटलाइन आया कहाँ से। बिल्कुल, ये रातों रात नहीं हुआ था। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो 1938 की नेशनल प्लानिंग कमेटी से इसकी शुरुआत होती है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राइट? हाँ एकदम। फिर 1944 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, बॉम्बे प्लान आया। देश के 8 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। वेट, उद्योगपति मतलब टाटा और बिरला जैसे लोग? पर आमतौर पर तो कैपिटलिस्ट यही चाहते हैं ना कि सरकार मार्केट से दूर रहे। यही तो कैच है। उन्हें पता था कि देश में भयंकर गरीबी है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरे देश में सड़कें या बिजली घर बना सकें। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार को इकोनॉमी में दखलंदाजी करनी चाहिए। ओ, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सरकार बनाए, तभी तो प्राइवेट सेक्टर चलेगा। एकदम सही पकड़ा। उसी वक्त श्रीमान नारायण अग्रवाल जी ने गांधीयन प्लान दिया, जिसका फोकस गांव पर था, और 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय प्लान दिया। और इन सब चर्चाओं के बाद आखिरकार 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन होता है। हाँ, और स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, ये डेट 15 मार्च 1950 एग्जाम्स में सीधे पूछी जाती है, इसे नोट कर लीजिए। बिल्कुल। वैसे योजना आयोग मुझे तो परिवार के उस सख्त मुखिया की तरह लगता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर तय करता है कि घर का बजट कहाँ खर्च होगा। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, हम तो एक लोकतांत्रिक देश थे, फिर हमने सोवियत यूनियन का वो समाजवादी मॉडल क्यों चुना? वो तो कम्युनिस्ट सिस्टम था ना। देखिए, उस वक्त दुनिया भारी आर्थिक मंदी झेल रही थी, पर सोवियत यूनियन ने अपने स्टेट लेड मॉडल से बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी। हमारे पास अमीर देशों की तरह आराम से विकास करने का टाइम नहीं था। हमारी गरीबी और असमानता दूर करने के लिए स्टेट का लीड लेना जरूरी था। अच्छा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया गया। एकदम। और ये भी एक पीवाईक्यू है, योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। ये है चरण 1, नींव का निर्माण। इसमें 1951 से 1961 का दौर आता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल, और इसका पूरा फोकस था कृषि और सिंचाई पर, क्योंकि जब तक पेट नहीं भरेगा देश आगे कैसे बढ़ेगा। सही बात है। टोटल बजट का करीब 44.6% हिस्सा सिर्फ इसमें गया। भाखड़ा नांगल और हीराकुद जैसे बड़े बांध इसी टाइम बने। हाँ, और स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि हायर एजुकेशन के लिए आईआईटीज की स्थापना भी इसी योजना के दौरान हुई थी। वैसे इसका टारगेट तो कुछ 2.1% था ना, पर इसने 3.6% ग्रोथ दी। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस था इसका। लेकिन फिर आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 और कहानी पूरी पलट जाती है। पहली योजना में हमने खेत सींचे और दूसरी में सीधे भारी फैक्ट्रीज लगा दी। बिल्कुल, और ये चेंज महालनोबिस मॉडल की वजह से था। ये नाम रट लीजिए दोस्तों, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। महालनोबिस मॉडल, राइट? इन्होंने फोकस एग्रीकल्चर से हटाकर सीधे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कर दिया। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट्स लगाए गए। एकदम सही। पर एक बात बताइए, क्या कृषि से सीधे भारी उद्योग की तरफ आना जल्दबाजी नहीं थी? क्योंकि इसी टाइम फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस और इन्फ्लेशन भी तो शुरू हो गया था। देखिए, रिस्क तो था, पर महालनोबिस जी का मानना था कि अगर हम मशीन्स बाहर से मंगवाते रहेंगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। हमें मशीन्स बनाने वाली मशीन्स खुद बनानी होंगी। अच्छा, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी की असली नींव यहीं रखी गई। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का रोल डिफाइन किया गया यहाँ। चलिए अब तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। ये है 60 का दशक, जिसे मैं एक परफेक्ट स्टॉर्म कहता हूँ। तीसरी योजना 1961 से 66 तक चली, जिसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। और ये योजना दोस्तों पूरी तरह से फेल हो गई थी। टारगेट था 5.6% और हम पहुंचे सिर्फ 2.4% पर। और इसके पीछे 3 बहुत बड़े रीजंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, 1962 का इंडिया चाइना वॉर। बिल्कुल। दूसरा, 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। बिल्कुल। और तीसरा, 1965-66 का भयंकर सूखा। सही कहा, इन 3 झटकों ने इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। पूरा रिसोर्सेज डिफेंस की तरफ मोड़ना पड़ा और फूड क्राइसिस इतना था कि हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ा। और इसी वजह से 1966 से 1969 तक प्लान हॉलिडे यानी योजना अवकाश घोषित करना पड़ा। हाँ, और ये प्लान हॉलिडे का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। 1966 से 1969 3 एनुअल प्लान्स आए थे इस दौरान। वैसे इसे हॉलिडे कहा गया,
पर सच कहूं तो ये इकोनॉमी के लिए ओवर टाइम करने का टाइम था, वो कैसे? क्योंकि इसी क्राइसिस में से तो ग्रीन रेवोल्यूशन निकला ना। हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज इसी टाइम शुरू हुआ था। एकदम सही पकड़ा आपने। संकट ने ही सबसे बड़ा समाधान दिया। हम अनाज में आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़े। अब अगली स्लाइड यानी चरण 3 पर आते हैं। यह है 1969 से 1980 का टाइम। यहाँ फोकस गरीबी और इंटरनल मुद्दों पर आता है। ये चौथी योजना आई 1969 में। ग्रीन रेवोल्यूशन का असर दिख रहा था, लेकिन यहाँ भी एक क्राइसिस आ गया। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। जिससे भारी रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद आती है पाची योजना। ये बहुत क्रूशल है। 1974 से 1978। इसका मेन फोकस था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ तो एक नारा भी था ना उस टाइम। हाँ, और ये नारा सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी का सेंटर बन गया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू हुआ, पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। सही बात है। 1978 में सरकार बदल गई थी और उन्होंने योजना को समय से पहले ही खत्म कर दिया। ये एग्जाम में आता है कि कौन सी योजना 4 साल में खत्म हो गई थी। एकदम सही पॉइंट, 5वीं योजना। और उसके बाद जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान शुरू किया 1978 से 80 के लिए। और फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने इस रोलिंग प्लान को डिस्कार्ड कर दिया। ये दौर तो बिल्कुल उस कार की तरह लगता है जिसकी स्टीयरिंग अलग अलग ड्राइवर्स खींच रहे हो। हाँ, और इस इनस्टेबिलिटी में लंबे समय की प्लानिंग करना बहुत मुश्किल था। इकोनॉमी पॉलिटिक्स से अछूती नहीं रह सकती, ये यहाँ साफ दिख गया। चलिए अब आते हैं अगली स्लाइड पर। चरण 4, उदारीकरण की ओर कदम। ये 1980 से 1992 का फेज है। छठी और 7वीं योजना। इस दौरान हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की धीमी शुरुआत कर दी थी। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा पुश मिलने लगा था और फैमिली प्लानिंग पर भी जोर था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तो 1990 में आया ना, जब गल्फ वॉर शुरू हुआ। बिल्कुल। खाड़ी युद्ध के कारण तेल के दाम आसमान छूने लगे और फॉरेन रेमिटेंस जो आता था वो भी बंद हो गया। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ये इतना सीवियर था कि 8th योजना में डिले हो गया। हाँ, 2 एनुअल प्लान्स लाने पड़े थे। स्टूडेंट्स, ये बीओपी क्राइसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो ये ऐसा था कि जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी तरह खत्म हो गई हो। देश के पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था। सही कहा। हमें अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को जन्म दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 80 के दशक ने अनजाने में ही इन बड़े रिफॉर्म्स का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था? एकदम। एलपीजी रिफॉर्म्स रातों रात नहीं आए थे। 80s के एक्सपेरिमेंट्स ने फाउंडेशन बनाई और 91 के क्राइसिस ने हमें वो स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया। ये एक गोल्डन टेक अवे है। अब हम आते हैं चरण 5 और 6 पर अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। 1992 से 2017 का दौर। एलपीजी के बाद तो इकोनॉमी रेस कार की तरह भागने लगी। हाँ, 8वीं योजना जो डिले के बाद 1992 में आई, वो मैसिवली सक्सेसफुल रही। टारगेट 5.6 था और अचीव 6.8% किया। वाओ, ये तो जबरदस्त ग्रोथ थी। पर अब हम ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ चुके थे तो चैलेंजेस भी बाहर से आने लगे। बिल्कुल। जैसे 9th प्लान के दौरान एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया। फिर आगे चलकर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर भी हमारी 11th योजना पर पड़ा। और 11th योजना का जो मेन फोकस था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही थी पर सभी तक नहीं पहुंच रही थी। सही कहा। इसीलिए MGNREGA जैसी स्कीम्स पर जोर दिया गया। और फिर आती है हमारी 12th और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इसमें SDGs और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जब हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो अचानक इस 12th योजना के बाद इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद क्यों कर दिया गया? देखिए, समस्या सिस्टम में थी। इंडिया अब बहुत कॉम्प्लेक्स और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन चुका था। हम सिर्फ लोकल सूखे से नहीं, ग्लोबल मंदी से लड़ रहे थे। तो पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था? बिल्कुल नहीं। योजना आयोग का अप्रोच टॉप डाउन था। दिल्ली में बैठकर पूरे देश का प्लान बन रहा था, जो अब प्रैक्टिकल नहीं था। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, परिवर्तन की आवश्यकता और नीति आयोग का उदय। ये स्लाइड सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को टच करती है। योजना आयोग तो मुझे एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह लगता है। उसकी छाया इतनी घनी थी कि स्टेट्स को अपनी नीतियां बनाने का स्पेस ही नहीं मिलता था। सही एनालॉजी है। सेंट्रलाइजेशन इतना था कि फाइनेंस कमीशन और योजना आयोग के बीच हमेशा क्लैश होता था। इसीलिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। और इस नीति आयोग को एक स्मार्ट नेटवर्क या थिंक टैंक कहा गया। नीति का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद। लेकिन क्या सच में इससे स्टेट्स को आजादी मिली है या सिर्फ नाम बदला है? नहीं, सच में बड़ा चेंज है। योजना आयोग पैसा बांटता था, इसलिए उसका कंट्रोल था। नीति आयोग पैसा नहीं बांटता। ये स्टेट्स को एज इक्वल पार्टनर्स ट्रीट करता है और आइडियाज देता है। अच्छा, मतलब अब वो 5 साल के रिजिड प्लान्स की जगह 15 साल का लॉन्ग टर्म विजन है। एकदम सही।
ये अप्रोच ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आज की इकोनॉमी को सूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 1951 में अनाज के लिए संघर्ष करने वाला देश आज एक मॉडर्न सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है। ये सब इन्हीं 12 योजनाओं के बनाए बांध, आईआईटीज और स्टील प्लांट्स की नींव पर खड़ा है। तो दोस्तों, ये था थ्योरी सेक्शन। चलो अब एग्जाम में बनने वाले एमसीक्यूज को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। मैं प्रश्न को शब्द दर शब्द पढ़ूंगा। प्रश्न 1, भारत में आर्थिक नियोजन की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और केवल सही उत्तर है। उत्तर सी 1951। इस प्रश्न में आधिकारिक शुरुआत जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऑफिशियल स्टार्ट। हाँ, साल 1951 ही वो आधिकारिक वर्ष है जब भारत में आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी, प्रतियोगियों को इसी वर्ष पर फोकस करना है। तो ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़े मिशन की आधिकारिक शुरुआत की तारीख को याद रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। 1951 का वर्ष इसी आधिकारिक शुरुआत के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है उत्तर सी 15 मार्च 1950। यहाँ योजना आयोग की स्थापना की बात हो रही है और प्रतियोगियों को इसकी जो सटीक स्थापना तिथि है 15 मार्च 1950 उसे एकदम रट लेना है। हाँ, परीक्षा में सिर्फ साल से काम नहीं चलता, तारीख भी पूछ ली जाती है। एग्जैक्टली 15 मार्च 1950 को ही इस आयोग की स्थापना हुई थी और इसे याद रखने पर विशेष जोर देना चाहिए। बिल्कुल, सटीक तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 3, प्रथम पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में 1951 से 1956 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर है उत्तर बी हेरोड डॉमर मॉडल। इस प्रश्न में हमें 2 चीजों पर ध्यान देना है। अच्छा, वो क्या? एक तो 1951 से 1956 की समयावधि और दूसरा ये नाम हेरोड डॉमर मॉडल। नाम तो थोड़ा तकनीकी सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा तकनीकी है, लेकिन प्रथम योजना का आधार यही मॉडल था। तो विद्यार्थियों को बस ये नाम अपने दिमाग में किसी मेंटल स्टिकी नोट की तरह चिपका लेना है। हाँ। ताकि पेपर देखते ही तुरंत क्लिक हो जाए। बिल्कुल, बस पहली योजना और इस हेरोड डॉमर मॉडल नाम को आपस में जोड़कर याद रखना है। चलिए एक नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थीं? सही उत्तर है उत्तर सी 12। ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट फैक्ट है। कोई जटिलता नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। भारत के इतिहास में कुल मिलाकर सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही लाई गई थीं। मतलब 12, बस यही अंतिम संख्या है। हाँ, प्रतियोगियों को बस यही संख्या याद रखनी है, कुल 12 योजनाएं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 5, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ब्रैकेट में 1956 से 1961 का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? और इसका सही उत्तर है उत्तर बी औद्योगिकरण ब्रैकेट में विशेषकर भारी उद्योग। तो 1956 से 1961 की जो समयावधि थी उसमें पूरा का पूरा ध्यान औद्योगिकरण पर शिफ्ट हो गया था। भारी उद्योग मतलब हेवी इंडस्ट्रीज। जी बिल्कुल, विशेष रूप से भारी उद्योगों की स्थापना पर मुख्य ध्यान दिया गया था। तो दूसरी योजना का सीधा मतलब है औद्योगिकरण। एग्जैक्टली, यही इसका मुख्य फोकस था। आइए एक और प्रश्न देखें। प्रश्न 6, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही उत्तर है उत्तर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न में 3 बहुत विशिष्ट नाम दिए गए हैं, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं। हाँ, और इन तीनों नामों को दूसरी योजना के साथ जोड़कर याद रखना है। अच्छा, तो इसे याद रखने का कोई खास तरीका? बस इतना ध्यान रखें कि दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर जोर था और ये तीनों बड़े इस्पात संयंत्र उसी का हिस्सा हैं। तो मतलब जहां भी परीक्षा में ये 3 बड़े नाम एक साथ दिखें, सीधा दूसरी योजना चुनना है? बिल्कुल सही। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 7, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध और भयंकर सूखे के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही? सही उत्तर है उत्तर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत बड़ी घटनाएं थी और इन्हीं के कारण जो तीसरी योजना थी वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने में पूरी तरह विफल रही। तो बस इन 3 कारणों को तीसरी योजना की नाकामी के साथ लिंक करना है। हाँ, स्पष्ट रूप से यही मुख्य कारण थे। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 8, भारत में योजना अवकाश ब्रैकेट में प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? सही उत्तर है उत्तर ए 1966 से 1969। यहाँ योजना अवकाश शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि इस दौरान नियमित पंचवर्षीय योजनाएं रोक दी गई थी। और ये 1966 से 1969 तक के 3 वर्षों की समयावधि थी। अच्छा जी, तो प्रतियोगियों को 1966 से 1969 के इस 3 साल के ब्लॉक को योजना अवकाश के रूप में याद रखने पर बल देना चाहिए। समझ गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9, हरित क्रांति और उच्च उपज किस्म ब्रैकेट में HYV के बीजों को बढ़ावा देना मुख्य रूप से किस योजना का हिस्सा था? और सही उत्तर है उत्तर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द हैं। पहला हरित क्रांति
और दूसरा HYV बीज। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे कृषि से जुड़े विशिष्ट प्रश्न बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि हरित क्रांति ने भारत की कृषि का पूरा स्वरूप बदल दिया था और ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए चौथी योजना और इन तकनीकी शब्दों को एक साथ याद रखना चाहिए। आइए एक नए प्रश्न पर फोकस करें। प्रश्न 10, गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सही उत्तर है उत्तर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये बहुत ही सीधा प्रश्न है। इसमें केवल इस प्रसिद्ध नारे और 5वीं योजना के बीच के सीधे संबंध को स्पष्ट किया गया है। हाँ, गरीबी हटाओ तो बहुत ही जाना माना नारा है। जी, और श्रोताओं को बस इस नारे को 5वीं योजना के साथ जोड़कर दिमाग में बिठा लेना है। मतलब नारा देखा और सीधा 5वीं योजना पर टिक किया। एग्जैक्टली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके कौन सी नई योजना शुरू की गई थी? सही उत्तर है उत्तर सी, रोलिंग योजना, ब्रैकेट में रोलिंग प्लान। इस प्रश्न में कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स एक साथ हैं। 1978 का वर्ष है, जनता पार्टी की सरकार है और एक नई योजना का नाम है रोलिंग योजना। जी, जनता पार्टी सरकार ने पुरानी योजना को हटाकर ये नई रोलिंग योजना पेश की थी। तो श्रोताओं को इन फैक्ट्स को स्पष्ट रूप से याद रखना है। बिल्कुल, 1978, जनता पार्टी और रोलिंग प्लान, इन तीनों को एक साथ याद रखें। चलिए एक और प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 12, 1991 में शुरू किए गए प्रमुख आर्थिक सुधार, ब्रैकेट में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, किस अवधि के दौरान लागू किए गए? सही उत्तर है उत्तर बी, वार्षिक योजनाएं, ब्रैकेट में 1990 से 1992। यहाँ LPG सुधारों की बात हो रही है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इन बड़े सुधारों को किसी पंचवर्षीय योजना के बजाय 1990 से 1992 की जो वार्षिक योजनाएं थीं, उनकी अवधि से जोड़ना है। अच्छा, तो 1990 से 1992 का समय बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। जी बिल्कुल, इन्हीं वार्षिक योजनाओं के दौरान ये लागू किए गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 13, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, ब्रैकेट में रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? सही उत्तर है उत्तर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ ये जो विशिष्ट वाक्य है ना, तीव्र और समावेशी विकास, इसे ध्यान से देखना है। समावेशी मतलब इंक्लूसिव, राइट? हाँ, विकास तेज भी हो और उसमें सबका समावेश भी हो। यही 11वीं पंचवर्षीय योजना का एकदम सटीक लक्ष्य था। तो बस इस फ्रेज को 11वीं योजना से लिंक करना है। बिल्कुल, इसे 11वीं योजना के लक्ष्य के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, भारत की अंतिम ब्रैकेट में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही उत्तर है उत्तर बी, 2012 से 2017। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये सबसे अंतिम योजना थी। इसके बाद कोई और पंचवर्षीय योजना नहीं आई? जी, इसलिए इसका जो सटीक समय काल है 2012 से 2017, उसे याद रखना तो एकदम अनिवार्य है। तो 2012 से 2017 का ये ब्लॉक दिमाग में फिक्स कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अंतिम योजना का ये समय काल अक्सर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब आते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न 15, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके किस नई संस्था की स्थापना की गई? सही उत्तर है उत्तर सी, नीति आयोग, NITI। यहाँ 1 जनवरी 2015 की तारीख बहुत अहम है। इसी दिन योजना आयोग की जगह एक नई संस्था ने ले ली थी, नीति आयोग ने। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि पुरानी संस्था गई और नई संस्था आ गई। तो इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यही है कि समय के साथ संस्थानों का स्वरूप कैसे बदलता है और प्रतियोगियों को इस बदलाव की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ हमने आज के सभी 15 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। जैसा कि क्लासरूम प्रेप का स्रोत दस्तावेज श्रोताओं को अपनी परीक्षाओं के लिए अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। कीप प्रैक्टिसिंग। हाँ, अभ्यास बहुत जरूरी है। और अगर आपको ऐसे ही और भी संसाधन चाहिए तो आप उनके टेलीग्राम चैनल t.me/classroomprep पर जरूर जा सकते हैं। और मेरी तरफ से बस एक अंतिम विचार है, श्रोताओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि जानकारी तभी मूल्यवान होती है जब उसे ठीक से समझा और लागू किया जाए। एकदम सही बात है। अब जाने से पहले मैं सभी श्रोताओं की सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं ने कैसे काम किया, लेकिन सोच कर देखिए, जब 2015 में नीति आयोग आया तो क्या सिर्फ एक संस्था का नाम बदला या भारत ने भविष्य की आर्थिक चुनौतियों को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदल दिया? इस बारे में अपनी किताबों में जरूर पढ़िएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।